मानसी ने प्रत्युषा के बारे में उससे पूछा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह बुरी तरीके से अपसेट हो गई। मानसी ने उसके चेहरे को बदलते रंगों को देखा और समझ गई कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा तो है जो बताने के काबिल नहीं है, जो बहुत ही खराब है। वो बोली, वैसे मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ तो बता सकती हूँ। बताओ बेटी, ऐसा क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में कि जो तुम बताने में इतनी दिक्कत हो रही है। उम्मीद अंदाजा लगा सकती हूँ कि कुछ न कुछ तो बहुत ही खराब हुआ है तुम्हारे साथ। क्या सच में यही बात है? वैसे अगर नहीं बताना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। लेकिन प्रत्युषा जानती थी कि वो मानसी के लिए एकदम अजनबी है। भला आजकल के जमाने में किसी अनजाने की कोई मदद क्यों करेगा, वो भी बिना किसी मतलब के। लेकिन मानसी ने किया और अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी, जबकि आजकल कोई बिना जान पहचान के घर में घुसने तक नहीं देता। अब जानने के लिए पूछना तो जरूरी था ही। उसके पीछे भी उनका इरादा शायद यही था कि दोनों कहीं गलत में ना फंस जाए। अब प्रत्युषा की आंखों में आंसू भर आए। कुछ देर तक तो उसे आवाज ही नहीं निकली, बहुत मुश्किल से। फिर वो बोली, क्या बताऊं आंटी, सचमुच मेरी लाइफ में बताने के लायक कुछ नहीं है। मैं एक लड़की से प्यार करती थी, उसने मुझे धोखा दे दिया। इस पर डैडी ने मेरी शादी करनी चाहिए, बारात आ गई, पर मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर पाई, इसलिए मैं चुपके से निकल आई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे हिसाब से देखे तो सही है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ भी काम करने से पहले थोड़ा बहुत सोच समझ लिया जाता है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी इस कदम का तुम्हारी पूरी फैमिली और समाज में क्या फर्क पड़ेगा। इसका एहसास तुम्हें बाद में होगा, बाकी सब तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो साइड इफेक्ट थे वो तो अभी से नजर आने लगे थे। देखा नहीं था स्टेशन पर, और ये खुद भी तो अपनी जिंदगी खत्म करने पर तुली हुई थी। ये साइड इफेक्ट क्या कम है? नकुल ने अपना ज्ञान बघारा। प्रत्युषा ने उसकी और नाराजगी भरी निगाहों से देखा तो वो बोला, मुझे क्या, मैं तो बस सही बात कर रहा हूँ, इसमें नाराजगी वाली क्या बात है? तो तुम कौन से मिशन पर निकले थे? तुम भी तो सेम पोजीशन के हो, इसमें इतना ज्ञान बढ़ाने की क्या जरूरत है? अपना काम देखो। अच्छा बस करो और बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मुझे ज्यादा खोजबीन नहीं करनी तुम लोगों के बारे में। मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों ही अच्छे घरों के हो और हालात के हाथों मजबूर होकर तुम्हें घर छोड़ना पड़ा। ये तो कहो कि तुम सही जगह पहुंच गए, अब जाकर आराम करो। इसके बाद सोचेंगे कि तुम्हारे लिए क्या करना है और क्या हो सकता है। मानसी नकुल और प्रत्युषा के बारे में बहुत कुछ सोच रही थी, और जो अभी तक उसने सोचा था वो उनको भी बता देना चाहती थी। वो समझाने वाले स्वर में बोली, अपने को बिजी रखने के लिए काम करना जरूरी है। अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। खुद स्टैंड होकर बाहर निकलो और चलना फिरना। फिर देखो दुनिया क्या है, कैसी है, अपने ढंग से जियो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपनी जिंदगी अपनी ही। मानसी की बातों से नकुल और प्रत्युषा दोनों ही खुश हो गए। मानसी ने देखा कि अब तक रुचि डाइनिंग टेबल को साफ करके और बाकी सारा काम निपटा चुकी थी। वो बोली, देखो जिंदगी का संघर्ष क्या होता है। ये रुचि पढ़ने में इतनी तेज है,
इतनी संजीदा लड़की है, लेकिन इसकी किस्मत देखो। इसका बाप सरकारी नौकरी करता है, उसके बावजूद इसकी माँ सुनंदा को घर से निकाल दिया। बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, अब उसमें उसका क्या दोष है। जब उसने शादी की तब पता तो था कि वो थोड़ा सा ही पढ़ी लिखी है, लेकिन तब उसने कर ली क्योंकि उसकी भी तो नौकरी नहीं लगी थी। शादी होने के बाद कुछ सालों में उसकी नौकरी लग गई तो उसके दिमाग सातवें आसमान पर उड़ने लगे। उसे अपने ही ऑफिस में काम करने वाली औरत पसंद आ गई। वो उसके साथ रहने लगा। तब सुनंदा आंखों में खटकने लगी। उसको खर्चा पानी देना भी बंद कर दिया। अब वो एक लड़के और लड़की को लेकर दर दर भटकने लगी। उसने काम ढूंढा तो मैंने उसको सहारा दिया। अब सुनंदा मेरे यहाँ काम करती है। आज वो नहीं आ पाई तो उसकी जगह पर रुचि चली आई है। मैं इसे बेटी की तरह ही मानती हूँ। बहुत प्यारी लड़की है, इतनी परेशानी में है लेकिन हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी और हक की लड़ाई लड़ रही है। मुझे यकीन है एक दिन ऊंचा मुकाम हासिल जरूर करेगी। उसी तरह से जो भी परिस्थिति हो, लेकिन तुम दोनों हार ना मानो। बस इतना जरूर है कि गलत रास्ते पर मत चलो। मानसी ने रुचि को बुलाकर कहा, प्रीतो से पूछ लो कि उसे क्या अच्छा लगता है। अगर पढ़ना चाहती है तो उसके लिए कुछ मैगजीन वगैरह दे दो। उसका मन बहलाओ, उससे थोड़ी बातचीत करो। सुनंदा को कॉल कर देना, अगर वो फ्री हो गई हो तो उसको और अपने भाई अमन को बुला लेना। अभी मुझे तुम्हारी सबकी जरूरत पड़ेगी। चरण भी अपने घर पर गया हुआ है और भजन काका तो इतनी फुर्सत ही कहाँ है। प्रत्युषा टीवी में न्यूज़ वगैरह देखना चाहे तो देख ले। बाद में संडे को प्रोग्राम बनाते हैं घूमने फिरने का। ठीक है मैडम जी, रुचि प्रत्युषा से बोली। चलिए मैम, आपको घर दिखाते हैं और वो पॉइंट्स मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। प्रत्युषा अभी तक मानसी की बातों को सुन रही थी। वो उसकी शान शौकत, संजीदा और सुलझा हुआ व्यवहार देखकर उससे बहुत ही प्रभावित थी। जब उसने रुचि को प्रत्युषा के साथ रहने के लिए कहा तो वो और भी खुश हो गई। अब वो रुचि को मेड नहीं बल्कि एक बहादुर लड़की के रूप में देख रही थी। एक ऐसी लड़की जो कठिन व विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष है। फिर याद आया कि वो तो अपनी पढ़ाई भी कर रही है। हालात के हाथों मजबूर होने वाला इंसान कभी नौकर या गुलाम नहीं होता। वो अपने मन का राजा होता है, अपना टाइम पास करता है, बस उतने ही दिनों के लिए किसी के इशारों पर नाचने के लिए मजबूर होता है। प्रत्युषा रुचि के साथ चलेगी। मानसी ने नकुल से कहा, आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ। अच्छा चलिए। नकुल मानसी के साथ चल पड़ा। पहले मानसी कुछ उदास थी, लेकिन अब कितना खुश लग रही थी। कितनी जल्दी इनका मूड चेंज हो जाता है, नकुल अपने मन में सोच रहा था। वो मानसी के साथ चल पड़ा। मानसी का शानदार घर, खूबसूरत सजावट, खुशनुमा माहौल नकुल के मन को अपनी तरफ खींच रहे थे। नकुल का मन कर रहा था कि बस अब तो वो यहीं रहे, तुझे कहीं नहीं जाना। इस जगह से कोई अच्छी जगह ही नहीं है। मानसी एक कमरे के सामने जाकर रुकी। ये बड़ा सा कमरा था, खूबसूरत सजावट थी और कमरे में बड़े साइज का बेड पड़ा था जिस पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके मुंह पर दुपट्टा ढका हुआ था। नकुल चौंका। ये तो वही लड़की थी जो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी नकुल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वो तो कहीं किसी और की दुनिया में खोई हुई लगी रहती थी। उसने तो नकुल की ओर एक नज़र तक नहीं डाली थी। इस बात से नकुल को जैसे अपमान लगा। उस कमरे में वही लड़की बैठी हुई थी,
मानसी ने पुकारा, पिया देखो कौन आया है।